नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है कथा श्रवण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायक भवति। अर्थात कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों में किस में सहायक होती है। ऑप्शन है श्रवण मात्रस्य कौशलस्य विकासार्थम, अर्थात श्रवण मात्र के कौशल के विकास में। ऑप्शन बी में है संभाषण मात्रस्य कौशलस्य विकासार्थम, अर्थात संभाषण मात्र के कौशल के विकास में। ऑप्शन सी में है श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम, मतलब श्रवण संभाषण कौशल के विकास में। ऑप्शन डी में है पठन लेखन कौशल विकासार्थम, अर्थात पठन लेखन कौशल के विकास में। तो भाई ये जो कथा श्रवण विधि है यह शिक्षार्थियों में किसमें सहायक होती है? भैया ये होती है श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम, मतलब श्रवण संभाषण कौशल के विकास में सहायक होती है। देखिए ऑप्शन ए और बी में देखिए यहाँ पर क्या है, मात्र लगा हुआ है, श्रवण मात्र के कौशल। यहाँ पर संभाषण मात्र है, तो जहाँ पर मात्र या केवल शब्द लिखा हो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वैसे ही ए और बी तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। कहा गया है कश्चित् नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वम शिक्षकस्य ध्यानम स्यात्, अर्थात यहाँ पर कहा गया है किसी नवीन पाठ की व्याख्या से पूर्व शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन है पाठगत विषयस्य छात्राणाम पूर्व अनुभवे सह संबंध स्थापने, मतलब पाठगत विषय के छात्र के पूर्व अनुभव के साथ संबंध स्थापित करने में। ऑप्शन है बी में है तस्य पाठस्य सारांशे, उस पाठ के सारांश पर ध्यान होना चाहिए। पाठे स्थितेषु कठिन शब्देषु, मतलब पाठ में स्थित कठिन शब्दों पर। ऑप्शन डी में है पाठस्य व्याकरणगत विषय, मतलब पाठ के व्याकरणगत विषय पर। तो भैया किसी भी नवीन पाठ की व्याख्या करने से पूर्व जो शिक्षक का ध्यान है वह पाठगत विषय से छात्राणाम पूर्व अनुभवे सह संबंध स्थापने, मतलब पाठगत विषय के छात्र के पूर्व अनुभव के साथ संबंध स्थापित करने पर होना चाहिए। क्योंकि यदि आप छात्र के पूर्व अनुभव के साथ उस विषय को या उस पाठ का संबंध स्थापित करते हैं तो इससे जो अधिगम है उसको बढ़ावा मिलता है। ओके, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रश्न क्रमांक 3 कहा गया है यह शिक्षकः छात्रान् अधिकं बाल साहित्य पठितुं प्रेरयति सह छात्राणाम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है यदि शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो वह छात्रों को बताएंगे। आप लोग यदि शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो वह छात्रों को बताना है क्या करना चाहता है। ऑप्शन ए में कहा गया है संभाषण कौशलम वर्धितुम इच्छति, अर्थात संभाषण कौशल बढ़ाने की इच्छा है उसकी। या फिर श्रवण कौशल वर्धितुम इच्छति, श्रवण कौशल बढ़ाने की इच्छा है। पठन कौशल वर्धितम इच्छति, पठन कौशल बढ़ाने की इच्छा है। या फिर लेखन कौशलम वर्धितुम इच्छति, या फिर लेखन कौशल बढ़ाने की इच्छा है। तो यदि
शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षक की इच्छा क्या है? पठन कौशल वर्धितु इच्छति, मतलब पठन कौशल को बढ़ाने की इच्छा है। क्योंकि बाल साहित्य पढ़ने से क्या है, जो पठन प्रक्रिया है इसको बढ़ावा मिलता है। मतलब इसमें क्या है, पठन में रुचि उत्पन्न होती है बाल साहित्य से। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। बहुत सारे साथियों ने मुझसे कमेंट में बोला था सर आप सारे ऑप्शनों को पढ़कर उसकी हिंदी बताया करें, इसलिए मैं आज की क्लास में सारे ऑप्शनों की हिंदी बता रहा हूं। ठीक है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है? रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन है शैक्षिक दृष्टया, मतलब शैक्षणिक दृष्टि। ऑप्शन बी में प्रक्रिया मूलकम, मतलब प्रक्रिया मूलक है। ऑप्शन सी में उत्पाद मूलकम, मतलब उत्पाद मूलक। या फिर ऑप्शन डी में है क्षमता मूलकम, अर्थात क्षमता मूलक। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन मत देखिए इससे क्या है, कोई नया विचार या नया उत्पाद है ना, या नया चिंतन इससे संबंधित होता है। तो हम कह सकते हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये कैसा है, उत्पाद मूलक है। कैसा है, उत्पाद मूलक है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है सहस्य विषय एकम कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान निर्देशयति, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ सह के विषय में एक कथा को पढ़कर शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है। क्या निर्देश देती है? भवान स्वयं अरण्य सेहा अस्ति इति मन से विचार्य कथाम श्रावयतु, अर्थात इसका अर्थ हुआ आप स्वयं जंगल में शेर हैं, ऐसा मन में विचार करके कथा सुने। फिर क्या है? एयो सा किम विकसितुम प्रयत्न करोति, तो बताना है वह ऐसा कर कर किसका विकास करने का प्रयत्न कर रही है। मैं पूरी हिंदी इसकी फिर से कर देता हूँ। क्या है? सह के विषय में एक कथा पढ़ने के बाद शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है कि आप स्वयं जंगल में एक शेर हैं, यह विचार आप मन में करें और कथा को सुने। तो यहाँ पर कहा गया है ऐसा करने से जो शिक्षिका है किसका विकास करने का प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन ए में है सृजनात्मकता चिंतन क्षमताश्च, मतलब सृजनात्मक और चिंतन क्षमता का, रूपांतरण और अनुवाद का, पठन कौशल और लेखन कौशल का, या फिर प्रारूप लेखन या फिर पुनर्लेखन का। देखिए बच्चे क्या सोचेंगे कि हम स्वयं जंगल में शेर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जब वो जंगल में शेर खुद को समझेंगे, कथा को सुनेंगे, तो वो उनके मन में कई तरह के विचार आएंगे, मतलब नए नए विचार आएंगे। तो हम कह सकते हैं जो शिक्षिका है वह प्रयत्न कर रही है सृजनात्मकता और चिंतन क्षमता को विकसित करने का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है भाषाधिगम भाषा अधिग्रहणों मध्य का भेदः, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ भाषाधिगम और भाषा अधिग्रहण इन दोनों के बीच या इन दोनों के मध्य क्या भेद होता है। कहा गया है उभय अधिगम अधिग्रहण सहायके, अर्थात अधिगम और अधिग्रहण ये दोनों सहज रूप से होते हैं, या फिर दोनों प्रयासजन्य होते हैं, या फिर कहा गया है अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, अर्थात अधिगम प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण सहज रूप से होता है, या फिर अधिग्रहणम प्रयासजन्य होता है और अधिगम सहज रूप से होता है। तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा।
जो अधिगम होता है वह प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण होता है सहज रूप से। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और आप लोगों का यदि कोई सवाल है या कोई सुझाव है कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखितेषु किम मूल्यम समाविष्टे कक्षया संबद्धम न अस्ति। अर्थात निम्नलिखित में से क्या मूल्य समाविष्ट कक्षा से संबद्ध नहीं है। समानुभूति, सहानुभूति, परस्पर सहायम मतलब परस्पर सहायता करना या फिर सहयोग। तो यहाँ पर देखिए जो समानुभूति है ये संबद्ध नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन होते हैं। ठीक है, उनमें से प्रमुख है बताएंगे आप स्व अभिव्यक्ति, व्याकरण शुद्धता, भाव विनिमय या फिर वर्तनी शुद्धता। तो सृजनात्मक लेखन में एक सही बात है अनेक प्रयोजन होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख होता है सृजनात्मक लेखन में स्वयं की अभिव्यक्ति। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब अपन कोई लिखते हैं कुछ भी तो वो सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है श्रेष्ठ पदस्य पर्यायः अस्ति। अर्थात जो श्रेष्ठ लिखा है श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या है। पर्याय का मतलब होता है समानार्थी या फिर पर्यायवाची। पिता, उत्तमः, गुरु या फिर माता। तो भैया श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची होगा उत्तमः अर्थात उत्तम। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरणम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ निम्नलिखित में से क्या साहित्य का उदाहरण है। मिष्ठानस्य निर्माण विधि मतलब मिठाई या मिष्ठान निर्माण की विधि नहीं। ये साहित्य का उदाहरण कहाँ से हो जाएगा। शब्दकोश नहीं, विज्ञापन नहीं, बल्कि जो ऑप्शन बी में कहा गया है निबंध अर्थात निबंध है। निबंध भैया एक साहित्य का उदाहरण होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं यही हमेशा बोलता हूँ जब भी आप संस्कृत पढ़ो समझते हुए पढ़ो। बिना समझे हुए पढ़ोगे आप भूल जाओगे। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। कोई डाउट रहता है तो डाउट क्लियर साथ में करते चलें, क्योंकि आप कल पर टालते रहेंगे कि हम एक काम कल करेंगे कल करेंगे। ऐसे ऐसे जो आपका समय है वो व्यतीत होता जाएगा और आप अपना जो समय है वो निकालते रहेंगे। इसलिए जो भी करना है अभी करो। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 में क्या कहा गया है। भाषायाः अधिग्रहण समय किम प्रथमम आगच्छति। अर्थात भाषा अधिग्रहण के समय क्या पहले आता है। क्या है, भाषा अधिग्रहण के समय क्या पहले आता है। अर्थः अर्थात अर्थ है। ऑप्शन बी में है उभयम रूपम अर्थश्च। अर्थात रूप और अर्थ दोनों आते हैं। ऑप्शन सी में है वर्णमाला अक्षराणी अर्थात वर्णमाला की अक्षर, या फिर रूपम या फिर मतलब रूपम मतलब रूप। तो भाषा अधिग्रहण के समय सबसे पहले साथियों अर्थ आता है। ठीक है, अर्थ की बहुत भूमिका है, सबसे पहले अर्थ ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और जो लोग आपको
आप लोग बहुत सारे लोगों के वीडियो देखते होंगे, वहाँ पर वो आपको क्या करते हैं, सीधा सीधा बता देते हैं। और भैया बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आपको गलत पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। यदि आपको कोई गलत पढ़ा रहा है तो उससे आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 12 में, केचन बालः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वन्दति एतद् अस्ति। अर्थात यहाँ पर साथियों कहा गया है, कोई बालक कक्षा में अवरोधन के कारण भयभीत और बोलता नहीं है। यह क्या है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन है परिवेशीय बाधा, मतलब परिवेश बाधा है, सामाजिक बाधा है, शारीरिक बाधा या फिर मनोवैज्ञानिक बाधा। तो यहाँ पर तो आप आसानी से ही बता सकते हैं भाई, यदि कोई बालक कक्षा में भयभीत रहता है और बोलता नहीं है तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। क्योंकि उसे भैया पता है तो भी वो बोल नहीं पा रहा है ना, तो ये मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है, शिक्षार्थीनां त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः। अर्थात शिक्षार्थियों की त्रुटियों को संशोधन करने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थियों से मतलब हमारा है विद्यार्थियों से। बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को संशोधन करने के लिए शिक्षक बताना है क्या कर सकता है। ऑप्शन ए में है, दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रम भर्त्सयेत्। अर्थात दोषों की पुनरावृत्ति करके छात्रों को भयभीत कर सकता है। भैया ये तो गलत है। ठीक है, छात्रों को भयभीत करना, इससे त्रुटि संशोधन होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, छात्रों के दोषों को रेखांकित करके नहीं, छात्र के प्रत्येक दोषों को संशोधन करके। भैया यदि छात्र कोई गलती कर रहा है और आपको उसको ठीक कर दे रहे हैं तो इससे छात्र को कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि छात्र अगली बार गलती फिर करेगा। आप टीचर हैं तो आपको क्या करना है, छात्र कोई गलती करता है या त्रुटि करता है तो आपको उसे ठीक तो करना ही है, साथ ही साथ आपको बताना है आपने यहाँ पर क्या गलती की है और उस संशोधन के लिए उसको प्रेरित करना है भाई कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ये गलती नहीं करना। तो ये तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत होगा। लेकिन ऑप्शन बी में कहा गया है, छात्रान प्रोत्साहितुम आशावादी प्रवृत्ति धारयेत्। अर्थात छात्रों को प्रोत्साहित करना और आशावादी प्रवृत्ति को धारण करना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 13 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित समझाए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना स्कोर किया है वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.